नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। महाराष्ट्र की सियासत की जो गर्मी है वो कम होने के बजाय और लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही शरद पवार और अजीत पवार जो है वो जो इफ्तार पार्टी हुई एनसीपी की उसमें एक मंच पर दिखाई दिए। अजीत पवार ने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो लंबे समय से एनसीपी में हैं, एनसीपी के लिए काम कर रहे हैं, आगे भी एनसीपी में ही रहेंगे और एनसीपी के लिए काम करते रहेंगे। इन सब के बीच में ये सारे बयान जब आ रहे थे, जब वो एक मंच पर दिखाई दे रहे थे, इन सब के बीच ये माना जाने लगा था कि जो अजीत पवार और बाकी चीज़ों को लेकर के जो खबरें चल रही हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उन पर अब विराम लगेगा। साथ ही साथ जो खबरें आ रही थी वो भी माना गया कि ये निराधार खबरें हो सकती हैं ऐसा कहीं नहीं कहा गया, लेकिन ये माना गया कि वो खबरें निराधार हो सकती हैं। पर अब जो हालात बदल रहे हैं वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दरअसल लगातार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी में एक तोड़ फोड़ करना चाहती है, कुछ उसी तरीके से जैसे शिवसेना में किया गया। इन सब के बावजूद भी शरद पवार का जो कद है और शरद पवार की जो राजनीति है, जो उनका अनुभव है, उन सब के बदौलत एनसीपी फिलहाल सेफ थी, ये माना जा रहा था। पर अजीत पवार का जो राजनीतिक अभी जो उनके कदम हैं, जिसको लेकर के कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, वो फिलहाल कुछ और कह रहे हैं। साथ ही जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें बड़ी तेज़ी से कई सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। शरद पवार को माना जाता है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी हैं, केंद्र में है वहाँ की वो राजनीति, वो सियासत को वहाँ पर किसी भी तरफ सियासत का रुख मोड़ने में वो जो है वो मोड़ने का मादा रखते हैं। शरद पवार को लेकर के कई सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि एनसीपी में टूट फूट जो होनी थी उसकी खबर पहले से शरद पवार को थी और इसीलिए वो अजीत पवार को रोजा इफ्तार के मंच पर लाए। दूसरी तरफ शरद पवार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर में संभागीय बैठक होनी थी एनसीपी की, जिसमें जो एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता थे उनको बुलाया गया था। उस संभागीय बैठक का जो मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है उसका मुकाबला किया जाए, किस तरीके से उनके खिलाफ जो है उनकी मुखालफत करके लोगों के बीच में जाया जाए, किस तरीके से उनका जो चेहरा है, किस तरीके जो शिवसेना को तोड़ करके और उस बीजेपी के साथ मिलकर के एकनाथ शिंदे सत्ता में आए, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जाए, ये वहाँ पर तय होना था। इसको कार्यकर्ताओं को वो तरीका सिखाने की बात वहाँ पर थी। इसके संबंध में नेताओं की जब सूची जारी हुई तो उसमें अजीत पवार का नाम गायब था। ये माना गया कि जो अजीत पवार का नाम गायब हुआ वो उनके चाचा शरद पवार के कहने पर ही गायब किया गया। यानी चाचा भतीजे के बीच का ये जो विवाद है वो एक बार फिर से और ज़्यादा गर्मी पकड़ ली उस विवाद ने। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि उस पूरी सूची में उन तमाम नेताओं के नाम थे जिन नेताओं को लेकर के अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले ही अजीत पवार का नाम जोड़ा जा रहा था। कहा गया कि एक बड़े होटल में इन नेताओं के साथ अजीत पवार की गुपचुप मीटिंग हुई। इन नेताओं में प्रफुल्ल पटेल का नाम, जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के एनसीपी के, इसके अलावा एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल वो थे, इसके अनिल देशमुख का नाम था, छगन भुजबल का नाम था। इन सारे लोगों का नाम अजीत पवार के साथ उस गुप्त बैठक में जोड़ा गया, जो बताया जाता है कि मुंबई के एक बड़े 5 सितारा होटल में हुई थी, जिसमें और भी कई सारी रणनीतियां तय हुई थी। हालांकि बाद में अजीत पवार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। इन नेताओं के नाम इस संभागीय बैठक में थे, पर अजीत पवार का नाम इसमें से गायब था। और जब ये लिस्ट लोगों के सामने आई तो फिर एक बार चर्चा शुरू हुई चाचा भतीजे के इस विवाद का। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि चाचा शरद पवार के कहने पर ही भतीजे अजीत पवार का नाम वहाँ से गायब हुआ। यानी एक बार फिर से शरद पवार ने अपनी पावर दिखाई और अजीत पवार को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जहाँ पर कुछ हो सकने की संभावना था। वहीं दूसरी तरफ ये विवाद जिस समय थमता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी समय पर उद्धव ठाकरे के गुट वाले शिवसेना से संजय राउत की एंट्री होती है। संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनसीपी के अजीत पवार और एनसीपी के नेताओं को ईडी के जांच का और जेल भेजे जाने का डर दिखा करके उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। संजय राउत का ये जो आरोप है उसको देख करके अजीत पवार भड़क गए।
अजीत पवार ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए संजय राउत को ही खरी खोटी सुना दी। उन्होंने संजय राउत पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग ये जो है इस तरीके का विवाद कुछ भी नहीं है, वो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और पार्टी के एनसीपी में हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। वहीं उन्होंने संजय राउत पर ये बात कही कि जो लोग दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं वो भी एनसीपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के बारे में बात करना चाहिए, उनको इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। इस सब के बाद जब अजीत पवार की जो नाराज़गी थी संजय राउत को, जब वो सामने आई तो संजय राउत पहुंचे शरद पवार से मिलने। उनके आवास जो सिल्वर ओक है वहां पर वो करीब 20-25 मिनट की एक बैठक संजय राउत और शरद पवार की हुई, जिसके बाद वो निकले और संजय राउत वहां से निकले और फिर सीधे बिना किसी रिएक्शन के चले गए। अजीत पवार के रिएक्शन पर संजय राउत ने जो है वो जब रिएक्शन दिया था तो उन्होंने बात कही थी कि अजीत दादा को ये बताना चाहिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही नहीं है। इस बात को अजीत दादा को बताना चाहिए। अजीत दादा ये बात बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी की जांच और जेल भेजने का डर दिखा करके एनसीपी में तोड़फोड़ नहीं करना चाहती है? क्या उसी तरीके के अब कुछ प्लान नहीं किया जा रहा है जैसे शिवसेना को तोड़ा गया? क्या विपक्ष के बाकी नेताओं को जो है वो तंग नहीं किया जा रहा है? साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। संजय राउत ने अपनी बात में ये कहा कि शरद पवार जी को ये सारी चीज़ें पता हैं और इसी के चलते शरद पवार ने एक चिट्ठी लिखी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसकी जानकारी संजय राउत के पास है और अगर जानकारी वो रखते हैं तो इसमें गलत क्या है। ये इस तरीके का तंज अजीत पवार पर उन्होंने कसा। अब इन सारे विवादों के बीच में चूंकि शरद पवार जो हैं उनका जो है वो लगातार एक समय वो विपक्षी एकता की धुरी माने जा रहे थे, अब वो उनका जो जब से अलग रुख आया है तब से लेकर के उनको कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच में बड़ी खबर ये भी आ जाती है कि गौतम अडानी के साथ उनकी 2 घंटे लंबी मुलाकात चलती है, जिसके बाद संभावनाएं और होने लगती हैं। अब कहीं ना कहीं भले ही शरद पवार पावरफुल दिखाई दे रहे हों पर उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि शरद पवार के लिए माना जाता है कि उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं है, सारे दलों में उनके अच्छे संबंध हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ़ करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं। ऐसे में ये माना जाता है कि संभावनाएं अब ये व्यक्त की जानी शुरू हो चुकी हैं कि भले ही लोकसभा चुनाव तक शरद पवार जो है वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहें, पर पोस्ट इलेक्शंस हो सकता है कि वो अपने जो उनके नेता हों, अपने जो लोग हों, उनको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। ये एक नया सियासी समीकरण अब महाराष्ट्र में निकल करके सामने आना शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि शरद पवार के बारे में जो बातें हो रही हैं, क्योंकि वो उनका इतिहास भी उस तरीके से रहा है, वो जब चाहते हैं कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, जब चाहते हैं भाजपा के साथ हो जाते हैं, जब चाहते हैं दूसरे के साथ हो जाते हैं, जब चाहते हैं तीसरे के साथ हो जाते हैं। तो उनके इतिहास को देखते हुए इन सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि आखिर ये जो चाचा भतीजे के बीच में खेल चल रहा है वो क्या है। माना यह जा रहा है कि अगर चूंकि एकनाथ शिंदे का गुट जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र की सत्ता चला रहा है, उसका स्पष्ट कहना है, शिंदे गुट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर पवार वहां पर आते हैं तो शिंदे गुट जो है वो भाजपा का साथ छोड़ देगा। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी पवार गुट को लेकर के और फिर से सत्ता में रहना चाहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल फिलहाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट का अभी हश्र है और जो उनके प्रभाव जो उनकी कद काठी देखी जा रही थी, उस तरीके से भाजपा को वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस पहले से नाराज बताए जा रहे हैं और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेतृत्व में भी इस चीज़ को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। जिस कद का अनुमान भाजपा लगा रही थी, एकनाथ शिंदे के सहारे जिस फायदे को भाजपा देख रही थी, अब उसे ये दिखने लगा है कि एकनाथ शिंदे से वो फायदा नहीं उठा पाएगी। ऐसे में शरद पवार एकनाथ शिंदे गुट से बेहतर विकल्प हैं और हो सकता है कि जिन संभावनाओं की बात हम कर रहे हों वो भविष्य में देखने को मिलें और वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट से बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए है। ऐसे मौके को भारतीय जनता पार्टी भी भुनाना ही चाहेगी और हर हाल में चाहेगी कि वो महाराष्ट्र की सत्ता में आए और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में भी अधिकतम सीटें जो है वो महाराष्ट्र में हासिल करने में कामयाब हो पाए। ऐसे में शरद पवार को लेकर के जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो आने वाला भविष्य हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत का। देखना ये होगा कि इन सब के बीच में अब शरद पवार क्या नए कदम उठाते हैं। धन्यवाद।